सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विषय सामाजिक में भूगोल में पार्ट 2 हमारी पृथ्वी के अंदर अध्ययन करेंगे। हम पार्ट 2 हमारी पृथ्वी के अंदर अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक केंद्रीय परतों से बनी है। चित्र संख्या 2.1 देख रहे हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहमति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक फैली रहती है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अमेरिका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक। और महाद्वीप सहमति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सी सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सिलिका तथा में यानी मैग्नीशियम कहा जाता है। चित्र संख्या 2.2 में आप देख रहे हैं। परपटी ठीक नीचे मेटल होता है जो 9 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है और आपको समुद्र में 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना पड़ेगा इन पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। यानी क्रोड की यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। तथा इसमें इसे निकिल तथा फे यानी फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, यानी जो पृथ्वी का केंद्र है वहाँ तापमान बहुत ज्यादा होता है। अब क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब आते हैं सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित सेलें। आग्नेय को इग्नियस सेल और सेंडोमेट्री और मेट्रोमॉर्फिक सेल कहते हैं। इनके साइंटिफिक नेम है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, मैग्मा कहलाता है। ज्वालामुखी का जो लावा है उसको कहते हैं, ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद जो पहले सेल बनती है उसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होते हैं: अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपटपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेते हैं। ग्रेनाइट जैसी सेल एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं।
अब बात करते हैं सेल लुढ़क चटक कर एवं एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दी जाते हैं और ये दृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर सेल परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी न सेलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। यानी आग्नेय सेल और जो अवसादी चट्टान है वो दाब और ताप के कारण क्या हो जाती है, कायांतरित, इनकी उनकी काया में अंतर हो जाता है, तो इसको कायांतरित कहा जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। यानी चिकनी मिट्टी तो मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाता है ताप और दाब के कारण। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, यानी हमारे लिए जो चट्टाने हैं बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क एवं के लिए जाता है। आप पत्थरों का उपयोग अनेक कई खेलों में करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 7 पत्थर जिसको पीटू कहते हैं, चिड़ी बट्टी, स्टाफो या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टे आदि। अपने दादा, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर इनमें कुछ खेलों की जानकारी प्राप्त करें। गट्टे आपने खेले ही होंगे, 5 गट्टे खेलते हैं, पिट्टू भी खेलते हैं, 7 पत्थरों को ऊपर से सेट किया जाता है और ये गेम का मुझे पता नहीं है। और ये देखिए अब इसमें एक ताजमहल और लाल किले का चित्र देख रहे हैं। ये ताजमहल है जो संगमरमर से बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है सेल चक्र का। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं चित्र के अनुसार द्रवित मैग्मा बाहर निकलता है और आग्नेय सेल में बदल गया, आग्नेय से अवसाद में बदल गया, अवसाद से अवसादी सेल में और अवसादी सेल से कायांतरित में और फिर वापस क्या बन गया, पिघलकर मैग्मा बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। अब आपका यह पाठ हमारा खत्म होता है।